प्लांट ब्रीडिंग का नेक्स्ट लेक्चर है म्यूटेशन ब्रीडिंग, या इसको हिंदी में बोलते हैं उत्परिवर्तन प्रजनन। मेथड्स एंड यूजेस, यानी इसकी विधियां कौन कौन सी हैं और इसके उपयोग क्या हैं, वो इस लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि म्यूटेशन या उत्परिवर्तन होता क्या है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई एक प्लांट है या एक पौधा है, उसके किसी एक लक्षण के अंदर या किसी एक कैरेक्टर के अंदर अचानक से परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, आकस्मिक परिवर्तन। ठीक है, या एक्सीडेंटल चेंज बोल देते हैं इंग्लिश के अंदर। और ये जो लक्षण परिवर्तित हुआ है ये अगली पीढ़ी में भी जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन के अंदर वो एंटर कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, वंशागत परिवर्तन, यानी हेरिटेबल चेंज। ठीक है, तो किसी पौधे के किसी लक्षण में, यानी कोई प्लांट है उसके किसी कैरेक्टर के अंदर मान लीजिए आकस्मिक व वंशागत परिवर्तन हो रहा है, यानी अचानक या एक्सीडेंटल एंड हेरिटेबल चेंज हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे भी, उत्परिवर्तन या म्यूटेशन बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, एक तो है आकस्मिक परिवर्तन यानी एक्सीडेंटल चेंज, और दूसरा है वंशागत परिवर्तन यानी हेरिटेबल चेंज। तो जब तक वो हेरिटेबल नहीं होगा तब तक हम उसे म्यूटेशन नहीं कह सकते। ठीक है, अब इसके दो कारण हो सकते हैं, ये जो म्यूटेशन या उत्परिवर्तन है ये दो कारणों से हो सकता है। सबसे पहला कारण क्या है अभी, जीन की संरचना में परिवर्तन, है ना, चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ जीन। ठीक है, अब आपको पता होगा कि जो जीन है वो किसका भाग होता है अभी, डीएनए का भाग होता है ना, डीएनए का एक छोटा टुकड़ा होता है, खंड होता है या फ्रेगमेंट होता है। ठीक है, और जीन के अंदर क्या होता है फिर, न्यूक्लियोटाइडों का सीक्वेंस होता है। डीएनए के अंदर 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ठीक है, आपने नाम भी सुना होगा इनका, जैसे ए, जी, सी, टी, है ना। ये लाखों करोड़ों की संख्या में डीएनए के अंदर उपस्थित होते हैं और इनका एक विशिष्ट क्रम होता है ना, एक निश्चित क्रम होता है, सीक्वेंस होता है। अगर इनमें से कोई एक भी न्यूक्लियोटाइड या कोई एक भी नाइट्रोजनिक क्षार जो है ए, टी, सी, जी, इन चारों में से कोई एक भी अगर परिवर्तित हो जाता है, मान लीजिए ए की जगह पे जी आ गया, आना ए चाहिए था लेकिन उसकी जगह पे जी आ रहा है, या फिर आना टी चाहिए था उसकी जगह पे सी आ रहा है। ठीक है, तो उससे होता क्या है अभी, जीन की जो स्ट्रक्चर है या संरचना है वो परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, और जीन की संरचना में परिवर्तन से जो लक्षण है वो परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अब ये जो डीएनए है वो अगली पीढ़ी में भी जाएगा, नेक्स्ट जनरेशन के अंदर भी जाएगा, तो नेक्स्ट जनरेशन में भी ये जो लक्षण है वो प्रकट होता है, या ये जो कैरेक्टर है वो अपीयर होगा। तो इसका मतलब कैरेक्टर कैसा है, हेरिटेबल है, लक्षण जो है वो वंशागत है। तो सबसे पहला जो कारण है या रीजन है वो ये हो सकता है। दूसरा कारण क्या है अभी, गुणसूत्रीय अनियमितता, या इसको बोलते हैं क्रोमोसोमल एबरेशन। ठीक है, क्रोमोसोमल एबरेशन जो है ये हमने जेनेटिक्स के अंदर पढ़ा हुआ है। ठीक है, जिसके अंदर कई तरह की एबरेशंस आ सकती हैं, जैसे विलोपन है ना, डिलीशन जिसको बोल देते हैं, या इन्वर्जन है। ठीक है, इस तरह से कई सारी गुणसूत्रीय अनियमितताएं होती हैं, जिसमें गुणसूत्र का कोई खंड या भाग या तो गुणसूत्र से अलग हो जाता है, या फिर गुणसूत्र के साथ जुड़ जाता है अतिरिक्त रूप से, या फिर उसका रोटेशन हो जाता है ना, वो घूम जाता है क्रोमोसोम या गुणसूत्र का कोई एक भाग। इसकी वजह से होगा क्या, अभी जो लक्षण हैं परिवर्तित हो जाएंगे। अब ये गुणसूत्र अगली पीढ़ी में भी जाने वाले हैं, नेक्स्ट जनरेशन में भी एंटर करने वाले हैं, तो इसका मतलब नेक्स्ट जनरेशन के जो लक्षण हैं या कैरेक्टर हैं वो भी परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये दो मेन कारण हो सकते हैं म्यूटेशन या उत्परिवर्तन के। अब इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि जो म्यूटेशन वर्ड है या शब्द है ये किसके द्वारा दिया गया था। तो ये चीज ध्यान में रखना, ह्यूगो डी व्रीज के द्वारा दिया गया था ये वर्ड 1910 के अंदर, 1910 में दिया गया था। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट चीज है। अब म्यूटेशन की खोज या डिस्कवरी किसने की थी, तो इसमें एक वैज्ञानिक का नाम आपको ध्यान में रखना है, टी.एच. मॉर्गन। ठीक है, मॉर्गन ने सबसे ज्यादा काम किसके ऊपर किया हुआ है, एक फल मक्खी है जिसका नाम है ड्रोसोफिला, तो ड्रोसोफिला के ऊपर सबसे ज्यादा काम किया है। तो टी.एच. मॉर्गन ने 1910 के अंदर 1910 में ही उसने ड्रोसोफिला में म्यूटेशन या उत्परिवर्तन की खोज की। तो उसने क्या देखा भी कि ड्रोसोफिला जो होता है उसकी जो आंखों का रंग है वो सामान्यतः कैसा होता है, भी लाल होता है। ठीक है, ड्रोसोफिला की जो आंखें हैं या आइज हैं वो नॉर्मली रेड होती हैं या लाल रंग की होती हैं। लेकिन उसने देखा कि कुछ जो ड्रोसोफिला मक्खियां हैं
या फ्रूट फ्लाइज हैं, उनकी आंखों का रंग सफ़ेद था या वाइट था। ठीक है, तो इसको इसने क्या कहा, म्यूटेंट कहा या उत्परिवर्तक कहा। ठीक है, इसको बोला वाइट आई म्यूटेंट, यानी सफ़ेद आंख उत्परिवर्तक। तो इसका मतलब ये जो सफ़ेद रंग है आंख का, ये किस वजह से उत्पन्न हुआ है, म्यूटेशन की वजह से उत्पन्न हुआ है या उत्परिवर्तन की वजह से उत्पन्न हुआ है। तो ये बताया था किसने, टी.एच. मॉर्गन ने। तो टी.एच. मॉर्गन ने सबसे पहले म्यूटेशन की खोज की या इसको डिस्कवर किया। चलिए अब अपने देख लेते हैं इसके अभिलक्षण या कैरेक्टरिस्टिक्स। जो म्यूटेशन या उत्परिवर्तन है वो कौन कौन से लक्षण प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो उत्परिवर्तित युग्म विकल्पी होता है ना, या हम कह सकते हैं कि ऐसा एलिल या युग्म विकल्पी जिसमें उत्परिवर्तन हुआ है ना, या जिसमें म्यूटेशन हुआ है, वो हमेशा कैसा होता है भी, अप्रभावी होता है या रिसेसिव होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो कैपिटल टी क्या है, नॉर्मल एलिल है या सामान्य युग्म विकल्पी है, लेकिन जो स्मॉल टी होगा वो क्या है, उत्परिवर्तित या म्यूटेटेड एलिल है। तो स्मॉल टी क्या है, अप्रभावी है या रिसेसिव है। इसलिए जो युग्म विकल्पी या एलिल्स बनते हैं वो किस वजह से बनते हैं, म्यूटेशन की वजह से या उत्परिवर्तन की वजह से इनका निर्माण होता है। ठीक है, तो ये हमेशा कैसे होते हैं भी, अप्रभावी या रिसेसिव होते हैं। इसका मतलब जब ये होमोजाइगस या समयुग्मनज अवस्था में आएंगे तभी ये लक्षण उत्पन्न करेंगे। अगर ये हेट्रोजाइगस अवस्था में है तो जो प्रभावी एलिल होगा या युग्म विकल्पी डोमिनेंट जो एलिल होगा उसका लक्षण प्रकट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे पहला करैक्टर है इसका। दूसरा है उत्परिवर्तन यादृच्छिक घटना है, यानी जो म्यूटेशन है वो रैंडम प्रोसेस है। इसका क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक फील्ड है बहुत बड़ा, उसके अंदर लगभग 1 लाख के करीब पौधे जो हैं वो उगे हुए हैं। ठीक है, अब इन 1 लाख पौधों में से ये निश्चित नहीं होता कि कौन से पौधे में म्यूटेशन होना है। इन 1 लाख पौधों में से किसी भी पौधे में म्यूटेशन या उत्परिवर्तन हो सकता है। इसको क्या बोलते हैं, रैंडम इवेंट या यादृच्छिक घटना। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर आता है, संयोग पर निर्भर करती है, इट डिपेंड्स ऑन द कोइंसिडेंस। इसका मतलब उत्परिवर्तन जो है कब होगा ये हमें नहीं पता होता, कभी भी हो सकता है, आज भी हो सकता है या हो सकता है 1 साल के बाद हो, है ना। तो उसका टाइम फिक्स नहीं होता कि कब म्यूटेशन होगा। जो नेचर के अंदर या प्रकृति के अंदर उत्परिवर्तन या म्यूटेशन होते हैं वो संयोग पर निर्भर करते हैं या कोइंसिडेंस पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो ये इसका तीसरा करैक्टर होता है। उसके बाद चौथा इसका करैक्टर आता है जिसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। तो इस टॉपिक को, इस पॉइंट को आपको ध्यान से समझना है। जो मोस्ट ऑफ द म्यूटेशंस होते हैं या अधिकांश जो उत्परिवर्तन होते हैं वो कैसे होते हैं भी, हानिकारक होते हैं या हार्मफुल होते हैं। 99.9% जो म्यूटेशंस होंगे वो हार्मफुल होंगे या हानिकारक होंगे जीवों के लिए या ऑर्गेनिजम्स के लिए। लेकिन 0.1%, सिर्फ 0.1% उत्परिवर्तन या म्यूटेशंस ही ऐसे होते हैं जो हमारे लिए या ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या होते हैं, लाभदायक होते हैं या बेनिफिशियल होते हैं। और इन्हीं बेनिफिशियल या लाभदायक उत्परिवर्तनों का या म्यूटेशंस का उपयोग हम लोग इसमें करते हैं, प्लांट ब्रीडिंग के अंदर, पादप प्रजनन के अंदर। ठीक है, तो इनका उपयोग ही पादप प्रजनन में संभव है। ठीक है, तो ये है अभी नेक्स्ट कैरेक्टर इसका। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे इसके टाइप्स या प्रकार की। तो जो उत्परिवर्तन या म्यूटेशन है ये 2 प्रकार का होता है अभी। सबसे पहला है स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन या स्वतः उत्परिवर्तन। तो नेचर के अंदर या प्रकृति के अंदर जो अपने आप होने वाले उत्परिवर्तन होते हैं उनको क्या बोल देते हैं अभी, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन या स्वतः उत्परिवर्तन। ठीक है, और ये जो म्यूटेशन या उत्परिवर्तन होते हैं ये कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर होंगे, कौन से जीव में होंगे ये हमें पता नहीं होता, किस समय होंगे ये भी हमें पता नहीं होता, क्योंकि अपने आप म्यूटेशन होना है तो किसी भी टाइम हो सकते हैं और किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर ये हो सकते हैं। ठीक है, तो नेचर के अंदर या प्रकृति में जो स्वतः उत्परिवर्तन जो है या स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस जो है वो अपने आप होते हैं। ठीक है, उन्हें हमें करवाने की जरूरत नहीं है, आर्टिफिशियली या कृत्रिम रूप से हम लोग नहीं करवाते हैं। अब जो जीन्स होते हैं
अगर हम अपनी बात करें ह्यूमंस की, तो हमारे अंदर लगभग 30,000 जीन्स होते हैं, ठीक है। और इन 30,000, ये जो 30,000 जीन्स हैं, इन अलग अलग जीनों, इनमें अलग अलग जीन्स जो होते हैं उनकी उत्परिवर्तन की जो दर है या म्यूटेशन की जो रेट है वो अलग अलग होती है। कोई जीन ऐसा भी होगा जिसकी म्यूटेशन की रेट बहुत हाई होगी, ज़्यादा होगी, और कुछ जीन्स ऐसे भी होंगे जिनकी म्यूटेशन रेट बहुत ही कम होती है, स्लो होती है, ठीक है। कुछ जीन ऐसे होते हैं जिनकी म्यूटेशन रेट या उत्परिवर्तन की दर बहुत ही ज़्यादा होती है, इसका मतलब उनमें म्यूटेशन बहुत ही ज़्यादा चांसेस रहते हैं म्यूटेशन होने के या उत्परिवर्तन होने के। तो ऐसे जीनों को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूटेबल जीन्स, ठीक है, या उत्परिवर्तनीय जीन कहते हैं इसको हिंदी के अंदर। तो ये है भी स्वतः उत्परिवर्तन या स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। दूसरा टाइप है प्रेरित उत्परिवर्तन, या इसको बोल देते हैं इंड्यूस्ड म्यूटेशन। तो ये हमारे द्वारा, ह्यूमंस के द्वारा प्रेरित किए जाते हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर। हम लोग यहाँ पे किस में उत्परिवर्तित करेंगे इसको, पौधों के अंदर या प्लांट्स के अंदर, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, म्यूटाजन का उपयोग करते हैं। म्यूटाजन क्या होता है, एक ऐसा कारक होता है या फैक्टर होता है जो कृत्रिम रूप से या आर्टिफिशियली पौधों के अंदर म्यूटेशन उत्पन्न कर सकता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग करते क्या हैं, अभी जो कोशिका होती है या जो पौधा है मान लीजिए, उसको हमें उपचारित करना है। तो कोशिका चक्र जो है, कोशिका चक्र क्या होता है, जब कोशिका विभाजन करती है या सेल डिवीजन करती है, तो उस टाइम पे वो कोशिका चक्र या सेल साइकिल को फॉलो करती है, जिसके अंदर 4 प्रावस्थाएं होती हैं। ये आपने पढ़ा होगा जेनेटिक्स के अंदर, ठीक है, फर्स्ट ईयर में। तो उसमें एक प्रावस्था होती है एस। तो एस प्रावस्था में हमें पता है कि क्या होता है, अभी डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन में एक डीएनए से 2 डीएनए का निर्माण होता है। वहाँ पे क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स को साइटोप्लाज्म से या कोशिका द्रव्य से, न्यूक्लियोप्लाज्म से हम लोग बोल सकते हैं, नए न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं उनको पकड़ता है और स्ट्रैंड पर जोड़ता जाता है ताकि नई स्ट्रैंड का निर्माण हो सके, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन में ये होता है। तो अगर हम एस प्रावस्था के दौरान कोशिकाओं को या सेल्स को म्यूटाजन से ट्रीट कर दें या उसको उपचारित कर दें, तो उससे क्या होगा, अभी हम लोग उत्परिवर्तन को आसानी से या म्यूटेशन को हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं, इंड्यूस कर सकते हैं या प्रेरित कर सकते हैं, ठीक है। तो यही क्या कहलाता है, इंड्यूस्ड म्यूटेशन या प्रेरित उत्परिवर्तन। अब जो प्रेरित उत्परिवर्तन होता है या इंड्यूस्ड म्यूटेशन होता है, इसके ऊपर एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, जो वातावरण होता है उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है या प्रभाव पड़ता है। चलिए, अब उत्परिवर्तन जन या म्यूटाजेंस क्या होते हैं अभी। तो ये या तो कोई फिजिकल फैक्टर हो सकता है, यानी भौतिक कारक हो सकता है, या फिर कोई रासायनिक कारक या केमिकल फैक्टर हो सकता है, जो करता क्या है, अभी उत्परिवर्तन को प्रेरित करता है या म्यूटेशन को ये इंड्यूस करता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, म्यूटाजन या उत्परिवर्तन जन बोल देते हैं इसको। अब ये म्यूटाजेंस जो है ये 2 टाइप के होते हैं। एक तो है फिजिकल म्यूटाजेंस या भौतिक उत्परिवर्तन जन, और दूसरा होता है रासायनिक उत्परिवर्तन जन या केमिकल म्यूटाजेंस। तो इनको देखते हैं अभी एक एक करके हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भौतिक उत्परिवर्तन जन या फिजिकल म्यूटाजेंस की। तो ये भी 2 टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं आयनकारी विकिरण या आयोनाइजिंग रेडिएशंस बोल देते हैं इसको, और दूसरे होते हैं अनायनकारी विकिरण या नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस। तो भौतिक के अंदर ये 2 आते हैं। तो सबसे पहले अगर आयनकारी विकिरण की बात करें, अपने आयोनाइजिंग रेडिएशंस की बात करें, तो जब ये रेडिएशंस या ये जो विकिरण होते हैं जब कोशिकाओं के अंदर प्रवेश करते हैं या सेल्स के अंदर एंटर करते हैं, तो परमाणुओं को, जो एटम्स होते हैं, है ना, जो परमाणु होते हैं कोशिकाओं के अंदर, उनको आयनों में परिवर्तित कर देते हैं, यानी उनका क्या कर देते हैं, आयनीकरण कर देते हैं या आयोनाइजेशन कर देते हैं। तो आयोनाइजेशन हो गया तो क्या बनेंगे भी, आयंस बनेंगे। और ये आयंस 2 प्रकार के होते हैं, धनायन और दूसरे ऋणायन, यानी कैटायंस एंड एनायंस, 2 प्रकार के होते हैं ये। धनायनों पर क्या होता है भी, प्लस आवेश होता है, प्लस चार्ज या धन आवेश होता है, और ऋणायनों पर क्या होता है भी, माइनस चार्ज या ऋण आवेश होता है, ठीक है। तो इसलिए इनको क्या बोल देते हैं, आयोनाइजिंग रेडिएशंस या आयनकारी विकिरण। तो ये कौन कौन से होते हैं, इनके एग्जांपल्स ध्यान में रखने हैं, इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो एक्स किरणें जो है, एक्स रेज बोल देते हैं इसको, गामा किरणें, गामा रेज, इसके अलावा न्यूट्रॉन्स, इसके अलावा अल्फा कण या अल्फा पार्टिकल्स बोल देते हैं इनको, बीटा किरणें या बीटा रेज बोल देते हैं इनको, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स आपको ध्यान में रखने हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इनके ऊपर।
दूसरा है आयनकारी विकिरण, या इनको बोल देते हैं नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस। तो जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, इसका मतलब ये आयनीकरण नहीं करते हैं, यानी आयोनाइजेशन ये नहीं करेंगे, यानी ये परमाणु को आयनों में परिवर्तित नहीं करते हैं, एटम्स को आयंस में कन्वर्ट नहीं करते हैं। तो जो परमाणुओं का आयनीकरण नहीं करते हैं या एटम्स का आयोनाइजेशन नहीं करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अनायनकारी विकिरण या नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस कहलाते हैं। तो इसमें सिर्फ एक ही प्रकार का एग्जाम्पल जो है वो आपको ध्यान में रखना है, यूवी किरणें या यूवी रेज बोल देते हैं, या अल्ट्रा वायलेट रेज बोल देते हैं इनको, या हिंदी में बोल देते हैं पराबैंगनी प्रकाश। ठीक है, तो ये हैं दो टाइप्स किसके? फिजिकल म्यूटेजेंस के या भौतिक उत्परिवर्तन जनों के। उसके बाद फिर हम लोग करेंगे रासायनिक उत्परिवर्तन जन या केमिकल म्यूटेजेंस। तो इसमें रसायन जो है उनका उपयोग किया जाता है म्यूटेजन के रूप में। तो ये कई प्रकार के हो सकते हैं अभी, जैसे सबसे पहला है एल्किलीकरण कारक, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं एल्काइलेटिंग एजेंट्स। दूसरा है अंतर्विष्टीकरण कारक या इंटरकैलेटिंग एजेंट्स। तीसरा है क्षार एनालॉग या बेस एनालॉग्स बोल देते हैं इनको। और चौथा है अन्य रसायन या अदर केमिकल्स। केमिकल म्यूटेजेंस जो है या रासायनिक उत्परिवर्तन जन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना है इसको। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एल्किलीकरण कारक या एल्काइलेटिंग एजेंट्स की। तो ये जो रसायन है वो क्या करते हैं अभी? एल्काइलेशन करते हैं या एल्किलीकरण करते हैं, मतलब एल्किल ग्रुप को स्थानांतरित करते हैं। ठीक है, किस पर? डीएनए के ऊपर। ठीक है, एल्किल ग्रुप कौन सा हो सकता है अभी? मैथिल हो सकता है या एथिल हो सकता है ना, ये नाम आपने सुने होंगे केमिस्ट्री के अंदर। तो एल्किल समूह को डीएनए के ऊपर ये स्थानांतरित कर देता है या ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, और ये जो स्थानांतरण है या ये जो ट्रांसफर है, ये ज़्यादातर कहाँ होता है? जो गुआनिन नाइट्रोजनी क्षार होता है या नाइट्रोजनस बेस होता है डीएनए के अंदर, है ना। डीएनए में 4 तरह के नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, है ना, ग्वानिन, एडेनिन, साइटोसिन और थायमिन। तो उसमें से जो ग्वानिन होता है यानी जो जी होता है, उसके नाइट्रोजन वलय पर, है ना, ग्वानिन की अगर अपने संरचना देखें या स्ट्रक्चर देखें तो उसमें नाइट्रोजन वलय उपस्थित होता है। तो उस नाइट्रोजन वलय के ऊपर एल्किल समूह को या एल्किल ग्रुप को स्थानांतरित कर देते हैं ये जो केमिकल्स या रसायन होते हैं। ठीक है, तो इसमें 3 एग्जाम्पल्स आपको ध्यान में रखने हैं और इनके ऊपर क्वेश्चन जरूर आएगा, तो इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना भी। पहला है EMS, एथिल मेथेन सल्फोनेट। दूसरा है MMS, मैथिल मेथेन सल्फोनेट। और तीसरा है EI, एथिलीन इमाइन या एथिलीन इमीन बोल देते हैं इसको। ठीक है, चलिए दूसरा है अभी अंतर्विष्टीकरण कारक या इंटरकैलेटिंग एजेंट्स बोल देते हैं। तो ये जो रसायन या केमिकल्स होते हैं, इनके जो मॉलिक्यूल्स या अणु होते हैं वो डीएनए के 2 क्षारकों के बीच की जगह में प्रवेश कर जाते हैं, है ना। डीएनए के ऊपर नाइट्रोजनस बेसिस का क्रम होता है, एक सीक्वेंस होता है ना, AGCTGA फिर CT, इस तरह से। ठीक है, तो मान लीजिए कोई 2 नाइट्रोजनी बेस हैं, G और T है मान लीजिए, तो G और T के बीच में ये जो रसायन है या केमिकल है वो प्रवेश कर जाएगा, इसका जो अणु है या मॉलिक्यूल है। ठीक है, और ये जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? अंतर्विष्टीकरण या इंटरकैलेटिंग या इंटरकैलेशन बोल देते हैं इसको इंग्लिश के अंदर। ठीक है, तो इससे भी क्या होता है? म्यूटेशन या उत्परिवर्तन हो जाता है। तो इसमें एग्जाम्पल्स आपको ध्यान में रखने हैं और इनके ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है, अभी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक्रीफ्लेविन, प्रोफ्लेविन, एक्रीडिन ऑरेंज और एथिडियम ब्रोमाइड। एथिडियम ब्रोमाइड जो है इसको शॉर्ट फॉर्म में ETBR से भी लिखा जाता है। ठीक है, तो ये है दूसरे टाइप के। उसके बाद तीसरा टाइप आता है क्षार एनालॉग या बेस एनालॉग। ये जो केमिकल्स या रसायन होते हैं, इनके अणुओं की जो संरचना है या इनके मॉलिक्यूल्स की जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल डीएनए बेसिस यानी जो डीएनए क्षार होते हैं उनसे बिल्कुल मिलती जुलती होती है। तो दोनों की संरचना एक जैसी होती है, डीएनए क्षारकों की और इन रसायनों के अणुओं की। ठीक है, अब होता क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन जब होता है तो उस दौरान जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वो क्या करता है, अभी न्यूक्लियोप्लाज्म से या केंद्रक द्रव्य से नाइट्रोजनी क्षारकों को, न्यूक्लियोटाइडों को, नाइट्रोजनी क्षार नहीं कह सकते, न्यूक्लियोटाइडों को, न्यूक्लियोटाइड्स को वो क्या करता है, पकड़ता है और स्ट्रैंड के साथ जोड़ देता है। लेकिन जो डीएनए पॉलीमरेज है वो केवल और केवल शेप को देखता है, केवल आकृति को देखता है या केवल संरचना को देखता है। किसकी संरचना को? न्यूक्लियोटाइड की संरचना को चेक करता है।
ठीक है। अगर उसको संरचना सही लगती है तो वो उसको इंट्रोड्यूस करवा देता है या समावेशित करवा देता है किसके अंदर, स्ट्रैंड के अंदर, ठीक है। अब अगर मान लीजिए एडेनिन की जगह पे, है ना, एडेनिन जैसा ही कोई ऐसा रसायन आ जाए जिसकी संरचना एडेनिन से मिलती हो, तो फिर वो रसायन आसानी से स्ट्रैंड के साथ जुड़ सकता है, डीएनए पॉलीमरेज उसको आसानी से जोड़ सकता है, ठीक है। जिससे क्या होता है अभी, म्यूटेशन या उत्परिवर्तन उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान ये जो रसायन या केमिकल्स होते हैं, इनके मॉलिक्यूल्स डीएनए में समावेशित हो जाते हैं या डीएनए के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, जिसकी वजह से उत्परिवर्तन या म्यूटेशन उत्पन्न हो जाता है। तो दो एग्जाम्पल्स इसमें ध्यान में रखने हैं, 5BU, इसको 5 ब्रोमो यूरेसिल भी बोल देते हैं, और दूसरा है 5CU, या इसको क्लोरो यूरेसिल भी बोल देते हैं, 5 क्लोरो यूरेसिल बोल देते हैं इसको। तो ये दो एग्जाम्पल्स इसमें ध्यान रखने हैं, इसको बोल देते हैं बेस एनालॉग्स या क्षार एनालॉग। उसके बाद नेक्स्ट आता है अभी अन्य रसायन या अदर केमिकल्स। कुछ और भी केमिकल्स हैं जो उत्परिवर्तन जन के रूप में उपयोग किए जाते हैं या म्यूटाजेंस के रूप में हम लोग इनका यूज़ करते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स ही ध्यान में रखने हैं आपको। नाइट्रस अमल या नाइट्रस एसिड बोल देते हैं, फॉर्मूला क्या होता है इसका, HNO2। दूसरा है सोडियम एजाइड, इसका फॉर्मूला क्या है, NaN3। और तीसरा है हाइड्रोक्सिलामीन, फॉर्मूला क्या है इसका, NH2OH, ठीक है। तो ये भी जो केमिकल्स हैं वो म्यूटाजेंस होते हैं, जो कि म्यूटेशन या उत्परिवर्तन को प्रेरित कर सकते हैं। उसके बाद एक टर्म आती है ऑप्टिमम डोज, जिसको बोल देते हैं इष्टतम मात्रा। ये क्या होती है, अभी हम लोग पौधों में उत्परिवर्तन उत्पन्न करने के लिए या म्यूटेशन को इंड्यूस करवाने के लिए जो म्यूटाजन होता है उसकी एक पर्टिकुलर डोज, है ना, उसकी कितनी मात्रा हम लोग पौधों को देंगे, वो डोज या मात्रा जो है वो निश्चित होनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा डोज दे दी तो जो पौधे हैं वो सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे या मृत हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें एक निश्चित मात्रा ही म्यूटाजन की पौधों को देनी पड़ती है, ठीक है, ताकि उसमें कुछ पौधे चलो डिस्ट्रॉय होते हैं तो हो जाए, लेकिन जो बाकी बचे हुए पौधे हैं उनके अंदर हमें जो वांछित म्यूटेशन हम लोग चाहते हैं, जो डिजायर्ड म्यूटेशन हम लोग करवाना चाहते हैं, वो हमें प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो उत्परिवर्तन जन या म्यूटाजन जो है उसकी वह मात्रा जो पौधों में न्यूनतम मृत्यु दर, है ना, वह अमाउंट म्यूटाजन की जो प्लांट्स के अंदर मिनिमम डेथ रेट, है ना, यानी कम से कम डेथ रेट, पौधे जो हैं वो कम से कम मरने चाहिए, वह अधिकतम उत्परिवर्तन, और ज़्यादा से ज़्यादा पौधों में क्या होना चाहिए, म्यूटेशन या उत्परिवर्तन होना चाहिए, ठीक है, दर उत्पन्न करती है इष्टतम मात्रा कहलाती है, या इसको ऑप्टिमम डोज बोल देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, इनको लिखते कैसे हैं, इनको लिखते हैं LD के नाम से लिखते हैं। अब LD के साथ 50 अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा कि 50% पौधे जो हैं वो डेड हो जाएंगे अगर हमने इतनी डोज म्यूटाजन की पौधों को दी। तो अगर यहाँ पे लिखा होता LD10 तो इसका मतलब 10% पौधों में मृत्यु दर या डेथ रेट होती, ठीक है। तो LD से इसको शो किया जाता है जो ऑप्टिमम डोज होती है। तो यहाँ पे LD50 का मतलब ये है कि यह पौधों के अंदर या प्लांट्स में 50% डेथ रेट या मृत्यु दर जो है वो उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे LD का मतलब क्या है, अभी लीथल डोज, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखनी है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट चीज़ अभी। चलिए उसके बाद जो हम लोग म्यूटेशन ब्रीडिंग या उत्परिवर्तन प्रजनन विधि जो है ना, उसको डिटेल में अगर अपने डिस्कस करें तो उसमें हम लोग इसका जनरलाइज्ड आउटलाइन या व्यापीकृत रूपरेखा देखेंगे। एग्जाम के अंदर अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ये डायग्राम जरूर बनाना है। तो जो म्यूटेशन ब्रीडिंग है या उत्परिवर्तन प्रजनन है उसकी मेथड या विधि को इस प्रकार से हम लोग प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा अभी। तो इसमें सबसे पहले ऊपर की तरफ क्या है, अभी सब एक फील्ड है, उस फील्ड के अंदर बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए हैं। तो पहले साल हमें क्या करना है, फर्स्ट ईयर हमें क्या करना है, इन पौधों को उपचारित करना है या ट्रीट करवाना है, किससे, म्यूटाजन से, ठीक है। पौधों को उपचारित करवा दिया, लेकिन ये उपचार जो है वो हमें फ्लावरिंग से पहले करना है, यानी पुष्पन से पहले करना है, जब ये पौधे कायिक अवस्था के अंदर या वेजिटेटिव स्टेज में होते हैं, तब हम इन पौधों को उपचारित करते हैं म्यूटाजन की एक पर्टिकुलर डोज से या निश्चित मात्रा से, ठीक है। उपचारित करवा दिया, फिर क्या करेंगे, इनमें सेल्फिंग होने देंगे, यानी इनमें स्वपरागन होने दिया जाता है, ठीक है। स्वपरागन हो गया और फिर हम क्या करेंगे भी,
हर एक पौधे से जो हमें बीज प्राप्त हो रहे हैं या हर एक प्लांट से जो हमें सीड मिलेंगे आफ्टर मैच्योरेशन या परिपक्वता के बाद, तो उन बीजों को हम लोग अलग से अलग अलग एकत्रित कर लेंगे, हर पौधे से मिलने वाले बीजों को। तो सेपरेट सीड कलेक्शन हमें करना है। तो पहले साल की हमारी एक्टिविटीज़ ये रहती हैं। दूसरे साल, दूसरे वर्ष या सेकंड ईयर या दूसरा जो सीजन आएगा हमारा, उसमें हमें क्या करना है अभी, ये जो बीज हमने पौधों से प्राप्त किए हैं, अलग अलग एकत्रित किए हैं, हर एक पौधे से प्राप्त बीज को एक पंक्ति के अंदर या एक रो के अंदर उगाते हैं। ठीक है, तो एक पंक्ति में जितने भी पौधे होंगे वो एक ही पौधे से प्राप्त बीजों से उत्पन्न होंगे। तो इसका मतलब इनको क्या बोलेंगे हम लोग, इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनीज या एकल पादप संततियां बोल देंगे। तो एकल पादप संततियां उत्पन्न हो गई। ठीक है, तो ये जो जनरेशन है इसको किससे शो करेंगे भी, M2 से नोट करेंगे। यहाँ पे M का मतलब म्यूटेशन या उत्परिवर्तन से है। तो पहली जो जनरेशन थी इसको M1 से शो किया था, दूसरी जनरेशन को M2 से शो करेंगे। ठीक है, तो हमने एकल पादप संततियां उगा ली, इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनिस हमने डेवलप कर ली। फिर से हम लोग क्या करेंगे, हर एक पौधे से बीजों को हम लोग सेपरेटली कलेक्ट करेंगे या अलग अलग एकत्रित कर लेंगे। तो सेपरेट सीड कलेक्शन फिर से हमें करना है। तीसरे वर्ष, थर्ड सीजन में जाकर फिर से हम लोग क्या करेंगे, इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनिस या एकल पादप संततियां उगाएंगे। यानी हर एक पौधे से जो हमने बीजों को एकत्रित किया है उसको एक अलग पंक्ति के अंदर या एक अलग रो के अंदर ग्रो करवाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनिस या एकल पादप संततियां उत्पन्न हो जाती हैं। और इस जनरेशन को हम लोग किससे शो करते हैं, M3 से। ठीक है, अब हम करेंगे इनमें वर्ण या सिलेक्शन, यानी जो वांछित पौधे होते हैं, है ना, हमने इनमें उत्परिवर्तन करवाया है या म्यूटेशन करवाया है। अब हम ऐसे पौधों को चुनेंगे या उनका सिलेक्शन करेंगे जिनमें वांछित परिवर्तन हो गए हैं, जिनमें डिजायर्ड चेंजेस आ गए हैं। उन पौधों का वर्ण करेंगे या सिलेक्शन करेंगे। और केवल उन्हीं पौधों से हमें क्या करना है अभी, बीजों को एकत्रित करना है या सीड्स को कलेक्ट करना है। तो ये है थर्ड ईयर या तीसरे वर्ष की क्रियाएं। उसके बाद नेक्स्ट ईयर यानी फोर्थ ईयर, चौथे वर्ष हम लोग क्या करते हैं अभी, अलग अलग प्लॉट्स के अंदर इनका परीक्षण करते हैं, है ना। बीजों को उगाकर अलग अलग प्लॉट्स के अंदर परीक्षण किया जाता है या टेस्ट किया जाता है। इसको क्या बोल देते हैं, इनिशियल यील्ड ट्रायल्स या प्रारंभिक उपज परीक्षण बोल देते हैं इसको। तो चौथे वर्ष में प्रारंभिक उपज परीक्षण करने हैं और जो जनरेशन डेवलप होगी इसको क्या बोलेंगे, M4 से नोट करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर अगर ये जो बीज हैं वो इस परीक्षण में पास हो जाते हैं तो फिर इनका किया जाता है कोऑर्डिनेटेड यील्ड ट्रायल या समन्वित उपज परीक्षण। और ये जो परीक्षण है वो 3 वर्ष के लिए लगातार करते हैं अलग अलग प्लॉट्स के अंदर। तो 3 वर्ष के लिए करना है, तो 5th, 6th एंड 7th, 5वां, 6वां और 7वां वर्ष 3 वर्षों तक लगातार करेंगे। और जो जनरेशन आएंगी उनको क्या बोलेंगे, M5 से M7 तक, यानी M5, M6 और M7। तो 3 जनरेशन हमें डेवलप करनी पड़ेंगी समन्वित उपज परीक्षण या कोऑर्डिनेटेड यील्ड ट्रायल के लिए। ठीक है, और फिर अगर ये कोऑर्डिनेटेड यील्ड ट्रायल या समन्वित उपज परीक्षण में पास हो जाते हैं ये बीज, तो फिर हम इनका क्या कर लेते हैं, गुणन करते हैं। तो 8वें वर्ष जाके हम एक बहुत बड़े फील्ड में इन बीजों को उगाएंगे और बीजों का क्या करेंगे, गुणन करेंगे, सीड मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, और ये जो जनरेशन है इसको हम लोग किससे शो करेंगे, M8 से। ठीक है, बीजों का गुणन हो गया, अब इनकी पैकिंग कर लेंगे और पैकिंग करने के बाद किसानों के अंदर या फार्मर्स के अंदर इनका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाता है या वितरण कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये है भी जनरलाइज्ड आउटलाइन या व्यापीकृत रूपरेखा किसकी, म्यूटेशन ब्रीडिंग या जो उत्परिवर्तन प्रजनन विधि है। ठीक है, तो ये था भी अपना आज का लेक्चर।